नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय रहेगा कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज प्रथम। अध्याय है चंद्रगहना से लौटती बेर, जिसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। तो इस अध्याय की सभी व्याख्या हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। सभी प्रश्नों को बारी बारी हल करते हैं। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर में प्रेम की उपजाऊ भूमि अधिक है। तो ये बताया हुआ है। पंक्तियों में नगरीय संस्कृति के प्रति कवि का क्या आक्रोश है और क्यों? जवाब है, इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने शहरीय स्वार्थपूर्ण रिश्तों पर प्रहार किया है कि शहरी लोगों का जो स्वभाव होता है, रिश्ता होता है, वो स्वार्थपूर्ण होता है। कवि के अनुसार नगर के लोग आपसी प्रेम भाव के स्थान पर पैसों को, धन को अधिक महत्व देते हैं। वे प्रेम और सौंदर्य से दूर रहते हैं, प्रकृति से कटे हुए होते हैं। उनके इस आक्रोश का मुख्य कारण यह है कि कवि प्रकृति से बहुत अधिक लगाव रखते हैं। अगला प्रश्न है, सरसों को सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहता होगा? जवाब है, यहाँ सरसों के सयानी से कवि यह कहना चाहता है कि सरसों की फसल अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है, अर्थात वो काटने के लिए तैयार है, पक चुकी है। इसलिए यहाँ सरसों का मानवीकरण किया है। अगला प्रश्न है, अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर अलसी एक हठीली नायिका के रूप में चित्रित हुई है। उसका चित्त अति चंचल और प्रेमातुर है, अर्थात प्रेम के लिए आतुर है, व्याकुल है। अलसी प्रथम स्पर्श करने वाले को अपने हृदय का दान देकर अपना स्वामी पति बनाने के लिए आतुर है। अगला प्रश्न है, अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है? इसका जवाब है कि अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि अलसी हठपूर्वक चने के पौधे के पास उगाई है। उसकी पतली देह बार बार हवा के कारण झुक जाती है, परंतु वह फिर सीधे खड़े होकर चने के बीच नजर आने लगती है। इसलिए हठीली अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, चांदी का बड़ा सा गोल खंबा में कवि की किस सूक्ष्म कल्पना का आभास मिलता है? तो चांदी का बड़ा सा गोल खंबा उसे कहा गया है कि जब सरोवर में सूर्य का प्रतिबिंब बनता है तो वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चांदी का वह बड़ा सा गोल खंबा हो। तो चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, इस पंक्ति में कवि ने मानव प्रकृति का अति सूक्ष्म वर्णन किया है। यहाँ पर चांदी का बड़ा सा गोल खंबा नगरीय सुख सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन से है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि यह कहना चाह रहा है कि सभी कुछ पाने के बाद भी मानव की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, कविता के आधार पर हरे चने का सौंदर्य अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। कवि ने यहाँ पर चने का मानवीकरण किया है, उसे दूल्हे के रूप में प्रस्तुत किया है। हरे चने का पौधा आकार में बहुत छोटा, ठिगना है, नाटा है, बौना है। उसने अपने सिर पर गुलाबी रंग की पगड़ी पहन रखी है, जैसे कोई दूल्हा सज धज कर स्वयंवर के लिए खड़ा हुआ हो। तो इस प्रकार से चने के पौधे का सौंदर्य मानवीकरण रूप में किया है। अगला प्रश्न है, कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कहाँ कहाँ किया है? तो प्रस्तुत कविता में कवि ने निम्न स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया है। यह हरा ठिगना चना बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। तो छोटा सा बलिष्ठ भर का छोटा सा चने का पौधा जिस पर गुलाबी फूल आए हुए हैं। तो ये बताया है कि छोटा हरा ठिगना पौधा अपने सिर पर गुलाबी पगड़ी
बांध कर श्रृंगार करके सज धज के खड़ा हुआ है। तो ये मानवीकरण हुआ है, श्रृंगार करना। देह की पतली कमर की लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। तो ये अलसी के बारे में बताया है कि अलसी आकार से पतली है, तो उसे पतली व लचीली कमर के लिए कहा गया है। और नीले फूल को अपने हाथ में लेकर जो कह रही है कि जो मेरे हृदय का दान करेगा उसे मैं अपना सर्वस्व समर्पित कर दूंगी। तो यहाँ भी मानवीकरण प्रयुक्त हुआ है। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। तो यह सरसों को सयानी के रूप में मानवीकरण किया है, और एक हाथ पीले करना अर्थात उसका शादी ब्याह जैसा रचाना। तो सरसों अर्थात सरसों सयानी हो गई है, अर्थात पूरी तरह सरसों पक चुकी है, अब काटने के लिए तैयार हो गई है, और उसके हाथ पीले करने हैं ब्याह मंडप में पधारी हुई है। तो इस भूमि रूपी ब्याह मंडप में वो पधारी है। तो पूरी तरह वयस्क होने से तात्पर्य यह है कि अब वो फसल कटने के लिए तैयार हो गई है। फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे। तो यहाँ फाल्गुन मास में जो फाग गाया जाता है तो उसी के लिए प्रयुक्त हुआ है, फाग के लिए ही गाना क्रिया मानवीकरण है। तो उस प्राकृतिक सौंदर्य को, फाल्गुन मास में उस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर ऐसा लग रहा है कि फाल्गुन मास स्वयं ही फाग गाता हुआ आ गया है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। तो सरोवर का पानी जब पत्थरों से बार बार टकराता है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे पत्थर चुपचाप पानी पी रहे हैं, और उनसे निरंतर पानी टकराने के कारण ऐसा लग रहा है कि वो निरंतर पानी पी रहे हैं, लेकिन उनकी प्यास पता नहीं कब बुझेगी। तो यहाँ पानी पीना और प्यास जो है वो मानवीय क्रिया है, इसलिए मानवीकरण हुआ है। अगला प्रश्न है, कविता में से उन पंक्तियों को ढूंढिए जिनमें निम्नलिखित भाव व्यंजित हो रहा है। और चारों तरफ सुखी और उजाड़ जमीन है, लेकिन वहां भी तोते का मधुर स्वर मन को स्पंदित कर रहा है। तो ये पंक्तियां यहाँ प्रस्तुत हैं कि चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली हुई हैं। बांझ भूमि पर अर्थात बंजर भूमि पर इधर उधर रीवा के कांटेदार कंटीले क्रूप बदसूरत पेड़ खड़े हैं। सुन पड़ती है मीठा मीठा रस टपकता, अर्थात मधुर मधुर आवाज की सुर वाली सुग्गे का स्वर टें 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 टें, अर्थात उस स्थान पर मधुर स्वर में तोते का टें 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 का स्वर सुनाई देता है। अगला प्रश्न है रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित। और सरसों की न पूछो, इस पंक्ति में बात को कहने का खास अंदाज है। हम इस प्रकार की शैली का प्रयोग कब और क्यों करते हैं? तो इसका जवाब है कि अपनी बात को प्रभावपूर्ण, रोचक, वस्तु की विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करने और किसी की प्रशंसा करने के लिए इस प्रकार की शैली का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि काले माथे और सफेद पंखों वाली चिड़िया आपकी दृष्टि में किस प्रकार के व्यक्तित्व का प्रतीक हो सकती है? तो काले माथे और सफेद पंखों वाली चिड़िया यहाँ पर दोहरे व्यक्तित्व का प्रतीक हो सकती है। ऐसे लोग एक और तो समाज के हित चिंतक बने फिरते हैं और मौका मिलते ही अपना स्वार्थ साध लेते हैं, जिस प्रकार से मौका मिलते ही वह मछली को दबोच लेती है। अगला प्रश्न भाषा और अध्ययन से संबंधित है। प्रश्न है कि बीते के बराबर अर्थात बलिष्ठ के बराबर लगभग 1 फुट, ठिगना, मुरेठा, तो ठिगना छोटा, नाटा, बोना, मुरेठा पगड़ी होती है, आदि सामान्य बोलचाल के शब्द हैं।
लेकिन कविता में इन्हीं से सौंदर्य उभरा है। इन्हीं के द्वारा ग्राम्य बोलचाल के कारण सौंदर्य प्रकट हुआ है और कविता सहज बन पड़ी है, सहज सरल हो गई है। कविता में आए ऐसे ही अन्य शब्दों की सूची बनाइए। तो ये है कि फाग, मेड़, फाग फाल्गुन है, मेड़ जो मिट्टी की दीवार बनाई जाती है, पोखर, हठीली, सयानी, ब्याह, मंडप, चकमकाता अर्थात जगमगाता हुआ, खंबा, झटपटाते, सुग्गा, तोता, जुगल अर्थात जोड़ी, दाम्पत्य रूप में, चुप्पे चुप्पे। तो आदि शब्द यहाँ प्रयुक्त हुए हैं इसी प्रकार से ग्राम्य भाषा के सामान्य बोलचाल के। अगला प्रश्न है, कविता को पढ़ते समय कुछ मुहावरे मानस पटल पर उभर आते हैं, उन्हें लिखिए और अपने वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। तो बीता भर अर्थात बलिष्ठ भर, छोटा। वाक्यों में प्रयोग है, यह बीता भर की लड़की अर्थात छोटी सी लड़की, तो देखो बातें बड़ी बड़ी करती है। अगला है सिर चढ़ाना, इसका अर्थ है बढ़ावा देना। वाक्यों में प्रयोग होगा कि बच्चों को इस तरह लाड प्यार देकर सिर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। अगला मुहावरा है हृदय का दान देना, इसका अर्थ है समर्पित होना। वाक्यों में प्रयोग, कृष्ण और राधा एक दूसरे को हृदय का दान कर चुके हैं। हाथ पीले करना, इसका अर्थ होगा विवाह के योग्य होना। वाक्यों में प्रयोग, प्रत्येक माता पिता की यह आखिरी इच्छा होती है कि वे उचित समय पर अपनी बेटी के हाथ पीले कर दें। अगला है गले में डालना, इसका अर्थ है जल्दी से खाना, कि मालिक को आता देख मजदूरों ने रोटियां गले में डाल ली। अगला है हृदय चीरना, जिसका अर्थ होगा दिल को दुख पहुंचाना। वाक्यों में प्रयोग है, बेटे की मृत्यु का समाचार माँ के हृदय को चीर कर रख देता है। तो इस प्रकार से इस अध्याय के सभी प्रश्नोत्तर पूर्ण होते हैं। धन्यवाद।